Hello everyone. In this video, we will discuss about the nucleus. इनसे पहले वाले वीडियो में हमने सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कवर किए थे, मीन्स द स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। उसमें से भी हमने देखा था कि ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, हमने उन्हें बोला था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके बाहर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी, उन्हें हमने कहा था नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि राइबोसोम। इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अलावा अगर मैं एक चीज और रिकॉल कराऊं तो हमने स्टार्ट किया था द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो सेल है ये मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी सेल को कवर करती है। द सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, ऐसा फ्लूइड जो कि उस सेल में प्रेजेंट है। और इसी सेल में हमने पढ़े थे सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, जिनको हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमने तीसरा कंपोनेंट पढ़ा था न्यूक्लियस। अब जो हमारा न्यूक्लियस है ये भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स ही है, यानी हमारी एक सेल का ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन। बट हम इसे अलग से इसलिए रखते हैं स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसका जो साइज रहता है इन ऑर्गेनेल्स की कंपेरिजन में लार्ज रहता है। दैट्स वाई हम इसे अलग से पढ़ते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियस को एक चीज और बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि हमारी जो सेल का दिमाग है उसे न्यूक्लियस को हम सेल का दिमाग बोलते हैं। द रीजन इज दैट कि जैसा हमारा ब्रेन इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, सेम ऐसे जो न्यूक्लियस रहता है हमारी सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे सेल का ब्रेन बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। What is the meaning of prominent? Prominent को आप बोल सकते हो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट, यानी हमारी सेल का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और नेसेसरी ऑर्गन है वो है न्यूक्लियस। रीजन मैंने बता दिया कि इट इज द ब्रेन ऑफ आवर सेल, यानी कि अगर समझ लो कि हमारा जो ब्रेन है अगर वो काम ना करे, नॉर्मली होता है जैसे आपने देखो शराबी लोग दारू पी के इस तरीके से, क्यों? द रीजन इज दैट उनका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, तो वो अपना बैलेंस नहीं बना पाते। सेम एज अगर हमारा न्यूक्लियस डैमेज हो गया या किसी सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, तो फिर वो सेल अपनी एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा न्यूक्लियस जो है ये भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स ही है, बट इसका साइज जो है वो इंक्रीज रहेगा। एंड ये क्या करता है, हमारी सेल का, अगर हमारी सेल में 100% वॉल्यूम है तो उसका 10% हमारा न्यूक्लियस ही ऑक्यूपाई करता है। सो इट ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 10% वॉल्यूम ऑफ सेल। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है सभी सेल में न्यूक्लियस है। और ये जरूरी भी है क्योंकि न्यूक्लियस ही सभी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा। अगर न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगी। बट सिर्फ किस सेल में, एक्सेप्ट यहां पर एक एक्सेप्शन है आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेल्स विथ न्यूक्लियस आर नॉन एज यूकैरियोट्स एंड द सेल विदाउट न्यूक्लियस आर नॉन एज प्रोकैरियोट्स। ये क्या चीज है? इसका ये मतलब है कि हम नॉर्मली क्या रहता है, ऐसी जितनी भी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, जिनमें हम आते हैं एनिमल, इसके अलावा बर्ड्स और प्लांट जो भी रहते हैं ये सभी आते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। अब इसको आप याद कैसे रखते हैं, यू, जैसे ह्यूमन लोग यूज करते हैं ना यू, तो यू से आप याद रख सकते हो जो हम हैं ह्यूमन, वो आते हैं यूकैरियोट्स में। और ऐसी सेल जिनके अंदर सेल तो रहेगी बट उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहां जो प्रो वर्ड है इसका मतलब होता है पहले या पहला,
अब जो हमारे बैक्टीरिया थे इनका नाम प्रोकैरियोट्स क्यों पड़ा? द रीजन इज दैट कि जो हमारी है ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बिग बैंग थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि नॉर्मली क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ जिससे जो जीवन की उत्पत्ति है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो हमारे लाइफ का ओरिजिन है, वो हुआ था समुद्र से। तो नॉर्मली समुद्र में क्या हुआ, सबसे पहले स्मॉल जो रहते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनमें जीवन आया। आफ्टर दैट वो धीरे धीरे बाद में फिर उससे थोड़े बड़े एनिमल आए, देन ह्यूमन, हमारा विकास हुआ। तो पहले क्योंकि बैक्टीरिया आए जो कि नॉर्मली समुद्र से, दैट्स वाई प्रो मतलब पहले, जिनकी उत्पत्ति पहले हुई, दैट्स वाई इन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा प्रो को और याद रखने का तरीका है, आईफोन 11 भी आता है, उसी में प्रो भी आता है। जो प्रो रहता है उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी, मतलब पहला नंबर, तो हम बोलते हैं प्रो। ऐसे हमें प्रो बहुत जगह मिलेगा। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में एरिथ्रोपोइसिस की स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज। इसके अलावा हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो हमारा उसमें आता है प्रोफेज। तो प्रो जहां पर भी आए उसका मतलब होता है पहले। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर दो टर्म है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। फिर से बायोलॉजी इज द गैप ऑफ बर्थ। तो यूनी डायरेक्शन आपने सुना होगा, यूनी मतलब एक, न्यूक्लिएटेड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड सेल, यानी कि ऐसी सेल जिनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हम उन्हें बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। एंड द सेकेंड वन इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। फिर से तोड़ते हैं, मल्टी मतलब होता है ज्यादा, आपने मल्टीप्लाई सुना होगा, मल्टीपल सुना होगा, ऐसे करके मल्टी का मतलब होता है ज्यादा। एंड न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस एंड सेल, ऐसी सेल्स जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, जैसे स्केलेटल मसल होती है ह्यूमन में, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैविंग मैनी न्यूक्लियस। और जब बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं तो हम उन्हें न्यूक्लाई बोलते हैं। ओके, आफ्टर दैट सिचुएशन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल। अब हमारा जो न्यूक्लियस है इट इज जनरली सिचुएटेड इन द सेंटर, जैसे कि मैंने बनाया है। हाँ, बट ये जो इसकी सिचुएशन वो वेरीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेल। ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। सेम एज जो इसका जनरली शेप रहता है वो रहता है स्फेरिकल, बट इसका जो शेप है वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सेल डिफरेंट हो सकता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अब हमारे जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है इसमें भी क्या होगा, जैसे हमारे सेल में एक कवरिंग थी, हमारे न्यूक्लियस को भी, ये हमारी एक लार्ज सेल है और ये हमारा है न्यूक्लियस। जैसे हमारे सेल को एक कवरिंग कवर करती है, सेम एज न्यूक्लियस इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। ये जो आप फ्लैग में देख पा रहे हैं ये है हमारी कवरिंग, ये है हमारा न्यूक्लियस। ओके, तो ये हुई हमारी, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन यानी कि कवरिंग। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन के अंदर ये रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और प्लास मतलब फ्लूइड, जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा आ जाए, सबका मतलब होता है फ्लूइड। तो दो कंपोनेंट्स हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा आप देख पा रहे होंगे थ्रेड लाइक मटेरियल, ये इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से कवर है, जिसे हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म यही फ्लूइड, सेकेंड वन इज क्रोमैटिन, ये नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे फैले हुए हैं। आफ्टर दैट ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम में, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियोलस। अब ये तो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी आप लोग एक डेंस स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर से बट को तोड़ते हैं, न्यूक्लियर डाइव फ्रॉम न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन मींस कवरिंग। तो ऐसी कवरिंग जो हमारे न्यूक्लियस को कवर करेगी उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एक कैसी होती है, इट इज डबल लेयर्ड, यानी कि डबल मीन्स दो। अब हमारी ये जो मेम्ब्रेन है इसमें आप लोगों को दो लेयर दिख रही होंगी, एक ये आउटर वाली, इसे हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन, और एक ये इनर वाली, तो ये पूरी हमारी रहेगी
इनर मेम्ब्रेन। ओके, आफ्टर दैट हमारी ये जो अब आप लोग देख पा रहे होंगे मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप है, यहाँ 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 यहाँ। अब ये जो गैप है ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं पोर्स। पोर्स मींस छेद, यानी कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज पोरस इन नेचर। अब ये क्यों जरूरी है और इसके क्या एडवांटेजेस है? इस पोर की इंपॉर्टेंस ये है कि कहाँ कहाँ का हमारा कम्युनिकेशन है बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, यानी कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो किसके थ्रू किससे कम्युनिकेट करता है? हमारे साइटोप्लाज्म से, इन्हीं पोर्स के थ्रू। इसका अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी इंटरस्टिशियम से जो भी न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में आएंगे, अब उन्हें जाना है ब्रेन के पास, ब्रेन ऑफ सेल यानी कि न्यूक्लियस के पास, तभी तो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जितने भी न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस हमारे इस साइटोप्लाज्म में हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज पोर्स। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पोर्स। वैसे ये पोर्स जो रहते हैं नॉर्मली प्रोटीन से बंद रहते हैं, जब एसेंशियल होता है तो प्रोटीन अलग हो जाते हैं और सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। कुछ सब्सटेंस यहां से अंदर जाएंगे और कुछ यहां से बाहर आएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस एंड प्लाज्म मींस फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इट इज हाईली विस्कस, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है विस्कस, विस्कोसिटी मींस सांद्रता, हमारे ये फ्लूइड बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है। ओके, इट्स अराउंड इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये सेम ऐसा साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो हम दोनों भट्ट को तोड़ते हैं, साइटो एंड प्लाज्म। साइटो मींस सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो सेल में प्रेजेंट है, सेम एज न्यूक्लियो प्लाज्म। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस एंड प्लाज्म मींस फ्लूइड, सो द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट्स अराउंड द क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, यानी कि अब आप देखेंगे हमारा जो न्यूक्लियोलस है एज वेल एज क्रोमैटिन, these are surrounded by the nucleoplasm. Okay, now let's move forward. We will discuss about the chromatin. Chromatin क्या है? अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक ऐसे एकदम थ्रेड लाइक, थ्रेड मीन्स धागे, अगर हम धागे रहते ना एकदम धागे नुमा संरचना है, so these are thread like network और मटेरियल और एक इससे मिलकर बने होते हैं DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, so these are thread-like material made up of large molecules of DNA. और हमारे जो DNA molecules हैं ये किससे पैक्ड होते हैं? ये पैक्ड होते हैं by the help of highly specialized protein, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन। यानी कि हमारी DNA molecules हैं तो किसकी मदद से हेल्प होते हैं? एक प्रोटीन की, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन। तो DNA प्लस हिस्टोन से मिलकर बना हमारा क्रोमैटिन। दैट्स वाई हम क्रोमैटिन को और क्या बोलते हैं? डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। डीएनए से निकला, हिस्टोन क्योंकि डीएनए उसी से पैक है, एंड कॉम्प्लेक्स कभी जब दो या दो से ज्यादा चीजें स्ट्रक्चर जटिल होता है हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। आपने सॉप सुनी होगी बहुत सारी, अलग अलग नाम से रहती है, ये कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आज हमने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, इसके बाद जो हमारा क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस एंड द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।